नाटक का अगला अंक देखते हैं हम। रक्त ध्वज नाटक है, BA सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड। नाटक में कुल 3 अंक हैं। दूसरा अंक आज शुरू करते हैं और इसका पहला सीन है। अक्सर नाटक में 3 अंक होते हैं। ये देखो, ये दूसरा अंक। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो बीच में इंटरवल आता है, तो हम कह सकते हैं, अगर उस मूवी को हम एक नाटक माने तो कह सकते हैं कि उसके 2 अंक हैं। पहला अंक इंटरवल के पहले, दूसरा अंक इंटरवल के बाद। और मानो उसमें ऐसा हो कि ना मूवी बहुत बड़ी है और उसमें 2 इंटरवल आ जाए, तो हम कहेंगे उसमें 3 अंक हैं। एक इंटरवल के पहले का, एक इंटरवल के बाद, एक दूसरे इंटरवल के बाद, तो टोटल हो गए 3 अंक। और किसी किसी नाटक में 5 अंक भी होते हैं। ये जो अंकों में विभाजन है, ये पश्चिमी नाटक की देन है। पश्चिमी नाटक से भारत में हिंदी नाटकों में ये अंकों का विभाजन शुरू हुआ, ताकि जो नाटक देखते हैं उसमें एक तो घटनाओं का चेंज हो जाता है, घटनाओं में मोड़ आ जाता है। दूसरा इंटरवल देने से दर्शक भी अपना मूड माइंड सेट करते हैं अलग तरीके से, और 1-2 सेकंड का, मिनट का रेस्ट भी मिल जाता है। और पर्दे के पीछे तुरंत में पर्दा सामने लगा देते हैं या अंधेरा कर देते हैं, और तुरंत में पीछे सारा सेटअप, सारा सिस्टम चेंज कर दिया जाता है। जो खेलते हैं ना नाटक को, तुरंत भाग के सारा सेटअप चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ कौन सा सेटअप चेंज होगा। पहला सीन है। अब देखो पिक्चर में तो 1 मिनट में 20, 25, 30 सीन आ जाते हैं। कभी कभी एक सीन भी होता है, क्योंकि वहाँ पे तो रील होती है, काट के कट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आप नाटक खेलते हो तो वहाँ सीन कम आते हैं। जैसे आप मूवी देखते हो, गाने देखते हो, तो पहला सीन है वो किसी नदी के किनारे का, दूसरा पहाड़ का, तीसरे में कपड़े चेंज हो गए, चौथे में फिर कपड़े चेंज हो गए, 5वें में गार्डन आ गया, छठे में किसी दूसरी सड़क पर चले गए। तो एक ही गाने में, 5 मिनट के गाने में 20 बार सीन चेंज हो सकते हैं। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्कोप नहीं है। कैसे चेंज करेंगे? इतना जल्दी सामने दर्शक बैठे हैं, उनको पता रहेगा। आप इतना सारा सामान भी नहीं ला सकते, इतनी फुर्ती भी नहीं दिखा सकते। और अगर आप इतना जल्दी सीन चेंज करोगे तो क्या होगा? कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? तो देखते हैं। राज दरबार लगा हुआ है। सीन है पहले दृश्य में राज दरबार लगा हुआ है। राज दरबार का सीन होना चाहिए। महारावल विजय सिंह बीचों बीच आसन पर विराजमान है। आसन लगाओ बीच में, सिंहासन लगाओ जिसपे विजय सिंह बीचों बीच बैठे हों, महाराजा विजय सिंह। उनके दोनों ओर मंत्री और प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए हैं। राजा के दोनों ओर कौन बैठता है? मंत्री बैठता है और प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठते हैं। राजमाता किशोर पुत्र विजय सिंह की बगल में, छोटा है अभी, किशोर है। किशोर का मतलब 13 से 19 साल के बीच, टीनेजर, उसको किशोर बोलते हैं हमारे। तो राजमाता जो इसकी माँ है, राजा की माँ को राजमाता कहा जाता है। तो राजमाता किशोर पुत्र विजय सिंह की बगल में अलग आसन पर विराजमान है। सब चिंता की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। सबको टेंशन है, सबको टेंशन जैसी लग रहा है। विजय सिंह बोलता है, जो किशोर है, अभी राजा छोटा है, नाहर सिंह, तुम्हें जो कहना है वह सब अब साफ साफ कहो। नाहर सिंह राजा का आदमी है, विजय सिंह का। राजा कौन है? महारावल विजय सिंह। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। नाहर सिंह बोलता है, महाराज, कोमा है इसका मतलब रुको, महाराज मुझे फिरंगियों की नीयत साफ नहीं लगती। फिरंगी कौन? अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। महाराज मुझे इन फिरंगियों की नीयत साफ नहीं लगती, उसमें खोट है। विजय सिंह पूछता है, उसमें क्या खोट है? महाराज उन फिरंगियों ने बांसवाड़ा के महारावल शंभू सिंह को खराब शासन का बहाना बनाकर गद्दी से उतार दिया था। और ये विजय सिंह कहाँ का है? ये विजय सिंह है डूंगरपुर का। नाहर सिंह क्या बोल रहा है? महाराज ये फिरंगी है ना, इन्होंने बांसवाड़ा के महाराज को, शंभू सिंह को ऐसा बोला कि आपका शासन खराब है और उसको गद्दी से उतार दिया था। और आप सबको पता है कि इससे पहले भी अवध, सतारा, झांसी,
कई जगह के राजाओं को हटा दिया था अंग्रेजों ने 1857 से पहले। खासकर अवध के राजा को तो इसलिए हटा दिया कि तुझे शासन करना नहीं आता, खराब शासन, कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी छीन ली थी और खुद के राज्य में अवध का राज्य मिला लिया था, अयोध्या का राज्य मिला लिया था। महाराज उन फिरंगियों ने बांसवाड़ा के महारावल शंभू सिंह को खराब शासन का बहाना करके गद्दी से उतार दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी गोविंद स्वामी से सहानुभूति है। महाराज ये आरोप भी लगाया कि बांसवाड़ा के राजा की गोविंद स्वामी आदिवासियों के मसीहा से सहानुभूति है। वहाँ भी वे ये ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। यहाँ भी यानी हमारे राज्य में भी, डूंगरपुर में भी अंग्रेज लोग यही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अंग्रेज बहुत खराब हैं। यह बात वे जानते हैं कि महारावल श्री विजय सिंह अल्प वयस्क हैं। अल्प वयस्क यानी कम उम्र के, वय यानी उम्र, अल्प यानी कम, अल्प यानी थोड़ी, वय वय बोलते हैं उम्र को, तो थोड़ी उम्र के हैं, कम उम्र के हैं। राजमाता गद्दी पर विराजमान नहीं हो सकती। वे इन नाजुक स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। हमें उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए। महाराज जयसिंह बोलता है, महारावल की आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। जयसिंह भी विजय सिंह का एक सरदार है। विजय सिंह जो राजा हैं वो जयसिंह से बोलते हैं, बोलो आज्ञा है हमारी। जयसिंह बोलता है, महाराज गोविंद स्वामी के इरादे नेक नहीं है, अभी भड़काने वाला है। ये विजय सिंह भड़काने वाला है। नाहर सिंह ठीक है, तार्किक बात सोचता है, लेकिन ये विजय सिंह तो अंग्रेजों का गुलाम है, अंग्रेजों के हाथों बिक गया है, अंग्रेजों ने इसको खरीद लिया है, रिश्वत दे दी है और गद्दार हो गया है। तो क्या बोल रहा है ये, महाराज मुझे तो गोविंद स्वामी के इरादे नेक नहीं लगते। नेक यानी भले अच्छे। वह भीलों को एक सूत्र में बांध रहा है, एक कर रहा है सारे भीलों को। वो भीलों का राज्य कायम करेगा, तुम्हें हटा देगा। और यह प्रचार भी कर रहा है कि मेवाड़ और हाड़ौती प्रदेश पर कभी उनके पुरखों का राज था। और ये भड़का रहा है राजा को, देखो क्या भड़का रहा है कि साहब गोविंद स्वामी तो सारे भीलों को एकजुट कर रहा है और सारे भीलों को ऐसे भड़का रहा है कि कभी सारे हाड़ौती पर और सारे मेवाड़ में भीलों का ही राज था, ऐसा वो भड़का रहा है, जबकि सच नहीं है। फिरंगी हमें इसी ओर सावधान कर रहे हैं। और क्या कह रहा है कि अंग्रेज तो हमें इसी ओर सावधान कर रहे हैं कि इस गोविंद स्वामी से बचो। बांसवाड़ा के महारावल को गद्दी से इसलिए उतारा था कि वो भी गोविंद स्वामी का पक्षधर हो गया था। बांसवाड़ा के महारावल को गद्दी से इसीलिए तो उतारा था कि गोविंदगिरी के प्रभाव को रोकने की अपेक्षा वे अपने कुंवर पृथ्वी सिंह से ही झगड़ते रहते थे। बांसवाड़ा के महाराज को अंग्रेजों ने इसलिए गद्दी से उतारा था कि एक तो गोविंद स्वामी के प्रभाव को कम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो अपने ही बेटे से झगड़ रहे थे। फिरंगी हमसे भी अपेक्षा करते हैं कि बनजारा गोविंदगिरी बंजारे जाति के हैं, भील नहीं है। देखो ये साफ लिखा है किस जाति के हैं, बनजारा जाति के। बनजारा गोविंदगिरी जो गोविंद स्वामी के नाम से सारे भील समाज का भगवान बनता जा रहा है, उसको रोके, कहीं वह राजा नहीं बन जाए। नाहर सिंह बोलता है, जय सिंह जहर मत खोल, यह डूंगरपुर राज्य के मान सम्मान का प्रश्न है, आप जहर मत घोलो। अंग्रेजों ने भेजा है इसको, अंग्रेजों का चापलूस है, अंग्रेजों की बात कर रहा है। तो नाहर सिंह इसको डांटता है कि भाई जहर मत घोल। जय सिंह बोलता है, कान खोल कर सुन लो, मैं किसी षड्यंत्र का साथ नहीं दे सकता। आरोप लगा दिया कि अब आप षड्यंत्र कर रहे हो, आरोप लगा दिया कि आप तो षड्यंत्र कर रहे हो राजा के खिलाफ। कान खोल कर सुन लो नाहर सिंह, मैं षड्यंत्र का साथ नहीं दूंगा। आप लोग राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो गोविंद स्वामी के साथ मिलकर। विजय सिंह, कैसा षड्यंत्र, कौन कर रहा है षड्यंत्र, यह षड्यंत्र कौन कर रहा है? जय सिंह बोलता है, मेरा मुंह नहीं खुलवाई महाराज, मैं छोटी मुंह बड़ी बात न निकल जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं छोटी मुंह बड़ी बात हो जाए, मेरा मुंह मत खुलवाओ महाराज। मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं पता कर लें कि कौन अपना है और कौन पराया है, कहीं मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत की पुनरावृत्ति ना हो जाए, तब हम कहीं के नहीं रहेंगे महाराज। तीर हाथ से निकल जाने के बाद सिर्फ पछताना रह जाएगा। राजमाता, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जय सिंह, पहले मत बुझाओ, जो कहना निर्भय होकर कहो, साफ साफ कहो।
अब जयसिंह जो गद्दार है, जो अंग्रेजों से मिल गया है, जो आरोप लगाता है नाहर सिंह पर, बोलता है, जैसी आज्ञा राजमाता, मैंने महारावल शाह से आज्ञा लेकर एक योजना पर कार्य शुरू किया था। मैं सोचता था कि उसे गोविंद स्वामी के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। मैंने 2 जोगी भेजे थे, उनका जादू कई खेड़ों में चल चुका था, वहां पंचायतें भी जुड़ी थी, परंतु सब कुछ उलट पुलट हो गया महारानी। किसने भेजे थे जोगी? इस जयसिंह ने लिखा ना, मैंने 2 जोगी भेजे थे। आया था ना, हमने पढ़ा था कि 2 सयाने थे जो सारे गांव वालों को भड़काते थे कि आपका गांव नष्ट हो जाएगा, और जब गांव वाले उनको भेंट देते हैं तो मना कर देते हैं कि हम कोई भेंट लेने थोड़े आए, हम तो आपको बचाने आए। तो मैंने 2 जोगी भेजे थे, उनका जादू कई खेड़ों में यानी कई गांवों में चल चुका था, वहां पंचायतें भी जुड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन सब उलट पुलट हो गया। क्या उलट पुलट हो गया? तो जयसिंह बताता है कि पंचायतों पर हमारे कुछ खैर ख्वाह यानी हमारे खैर चाहने वाले, हमारा भला चाहने वाले मंत्रियों का प्रभाव था। उन्होंने अंतिम क्षणों में, जबकि गोविंद स्वामी का आकर्षण लुप्त होता नजर आ रहा था, अपने आदमियों को भेजकर पंचों पर दबाव डलवाया कि वे गोविंद स्वामी के विरुद्ध कोई फैसला नहीं करें। देखो, एकदम साफ झूठ बोल रहा है ये। हमने जब दित्या और उसकी पत्नी और उसकी माँ की बात सुनी थी, तो दित्या को कोई भड़काने नहीं आया है। दित्या अपने दिमाग से, अपने विचार से, अपनी माँ और अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके और फिर कहता है कि मैं गोविंद स्वामी का साथ नहीं छोड़ूंगा। और जबकि ये जयसिंह क्या भड़का रहा है कि राजा के आदमी गए हैं, नाहर सिंह और ये लोग गए हैं, और इन्होंने गोविंद स्वामी के विरुद्ध फैसला नहीं करने के लिए पंचों पे दबाव बनाया है, पंचों पे दबाव बनवाया है। ये झूठ देखो, ये सारे लाइनें देखो कि इन्होंने पंचों पे दबाव बनवाया है कि वे गोविंद स्वामी के खिलाफ कोई फैसला ना करे, और अपने आदमियों को भेजा है वहाँ पे। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। असल में झूठ बोल रहा है। हाँ, शायद आपको ये जानकारी नहीं है कि यहाँ के शासन की बागडोर भी रेजेंसी काउंसिल को सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। कर्नल शटन अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं। शायद आपको पता नहीं है कि यहाँ भी आपका राज्य छीनने जाने वाला है, अंग्रेज आपका राज्य छीन लेंगे। कर्नल शटन तो अपनी रिपोर्ट भी भेज चुके हैं। राजमाता नाहर सिंह, यह हम क्या सुन रहे हैं? तो नाहर सिंह जो वफादार है वो बोलता है, फिरंगी अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसलिए उनकी यह बराबर कोशिश बनी रहती है कि किसी तरह देसी राज्यों को हड़प लें। उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो अंग्रेज हमेशा अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। उनका हमेशा ये कोशिश रहती है कि यहाँ के लोगों, यहाँ के देसी राजाओं की ज़मीनें हड़प लें। तो चाहते ही हैं कि ऐसा हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।